प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत इकाई प्रथम में अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति और विशेषकर पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के आगमन के समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य था, जो कालांतर में पूरे भारत में व्याप्त हो गया। और जब अंग्रेज बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तब भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1752, 1757, फिर 1760 इन वर्षों में लगातार भारत पर 4 बड़े आक्रमण किए। अब्दाली की प्रतिनिधिता मुख्यतः मराठों के साथ था। मराठा सरदार राजपूताना के राज्यों से चौथ वसूल करने में व्यस्त थे और उसी समय अब्दाली दिल्ली तथा मथुरा में लूट मचाए हुए था। अब अब्दाली के अधीनस्थ सामंत नजीब खां को रघुनाथ साहब ने बंदी बना लिया था। मराठों ने लाहौर पर आक्रमण करके अब्दाली के अधीनस्थ तैमूर शाह को खदेड़ दिया था। इन परिस्थितियों में एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थीं, तो अब्दाली मराठों के बीच संघर्ष लगभग अनिवार्य हो गया। नजीब खां को दत्ताजी सिंधिया द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। नजीब खां ने अब्दाली से सहायता मांगी। अब्दाली इसमें पेशावर में था। उसने जहान खां को लाहौर पर अधिकार करने भेजा, किंतु साबाजी सिंधिया ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। इस बार अब्दाली स्वयं दिल्ली की ओर बढ़ा। नजीब खां भी सेना लेकर अब्दाली से जा मिला। जनवरी 1760 में बरहरी घाट का युद्ध हुआ, जिसमें दत्ताजी सिंधिया परास्त होकर मारा गया। अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दत्ताजी की मृत्यु के बाद होलकर दिल्ली की तरफ आया, किंतु अफगानों से परास्त होकर राजपूताना की ओर भाग गया। अब पूरी परिस्थिति तैयार हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध की। अब्दाली द्वारा मराठों की दुर्दशा किए जाने से पेशवा बालाजी बाजीराव को अत्यधिक दुख हुआ। उसने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर भेजा। इस अभियान का औपचारिक नेतृत्व पेशवा के बड़े पुत्र विश्वास राव को सौंपा गया। सदाशिव राव भाऊ पराक्रमी सेनापति था। अब्दाली ने भारतीय मुस्लिम सेनापति का समर्थन प्राप्त करने के लिए घोषित किया कि वह दिल्ली के मुस्लिम राज्य को मराठों की लूट मार से बचाने के लिए भारत आया है। इस घोषणा के बाद भारत के अधिकांश मुस्लिम शासक अब्दाली के साथ हो गए। इस पर सदाशिव राव भाऊ ने घोषित किया कि वह विधर्मी विदेशियों को भारत से खदेड़ना चाहता है, इसलिए समस्त भारतीय शक्तियाँ इस कार्य में सहयोग दें। किंतु मराठों की लूट मार से संत्रस्त उत्तर भारत की किसी भी शक्ति ने मराठों का साथ नहीं दिया। राजा सूरजमल को छोड़कर भारत के समस्त शक्तियों की सहानुभूति अब्दाली के साथ थी। कहने को मराठे मुगल बादशाह आलमगीर की तरफ से अहमद शाह अब्दाली से लड़ रहे थे, किंतु इस समय मुगल साम्राज्य की इतनी दुर्दशा हो चुकी थी कि बादशाह आलमगीर अब्दाली के विरुद्ध छोटी मोटी सेना भी नहीं भेज सका। 7 मार्च 1760 को भाऊ दक्षिण से चला। मराठे अपनी जीत के प्रति आवश्यकता से अधिक आश्वस्त थे। वे अपनी पराजय के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। वे युद्ध में अपनी पत्नी, रखेलों और दासियों को लेकर पहुंचे। युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले उन्हें पुष्कर प्रयाग में डुबकियां लगाई और काशी में विश्वनाथ के दर्शन किए। वे बड़ी ही लापरवाही से दिल्ली की ओर बढ़े। अगस्त 1760 में अब्दाली के आदमियों से सदाशिव राव ने दिल्ली छीन ली और दिल्ली के निकट अफगानों के प्रमुख केंद्र कुंजपुरा पर भी अधिकार कर लिया। अब्दाली को यह समाचार मिला तो उसने मराठों पर पीछे से आक्रमण करने की योजना बनाई और पानीपत तक चला आया। सदाशिव राव भाऊ भी अपनी सेना सहित पानीपत जा पहुंचा। नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाओं के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ा गया। मध्यमस्त मराठों ने युद्ध के सामान्य नियमों का भी पालन नहीं किया, न ही शत्रु की गतिविधियों पर दृष्टि रखी। वे सीधे युद्ध के मैदान में धंस गए, जबकि अब्दाली ने उस मैदान की 3 तरफ अपनी सेनाएं छिपा रखी थी। 5 घंटे के भीषण युद्ध के बाद ही पेशवा का पुत्र विश्वास राव शत्रु की गोली से मारा गया। यह सुनते ही सदाशिव राव भाऊ भी अपना संयम खो बैठा और अंधाधुंध लड़ते हुए वह भी मारा गया। मल्हार राव होलकर आरंभ से ही दोहरी नीति अपनाए हुए था। वह युद्ध के मैदान तक तो पहुंचा, किंतु उसने युद्ध में विशेष भाग नहीं लिया और स्थिति के प्रतिकूल होते ही सेना सहित युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। अहमद शाह अब्दाली हाथ आए शत्रु को इस तरह से बचकर नहीं जाने दे सकता था। उसने भागते हुए मराठों का पीछा किया तथा 1 लाख मराठे काट डाले। मराठों के अनेक प्रसिद्ध सेनापति युद्ध में मारे गए।
भागते हुए हजारों मराठों को बंदी बना लिया गया। बचे हुए मराठे जान हथेली पर रखकर राजपूताना होते हुए महाराष्ट्र की तरफ भागे। मार्ग में लोगों ने लूटना मारना आरंभ किया। मराठा सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देखकर भरतपुर के जाटों की राजमाता किशोरी देवी ने घोषणा की कि मराठा सैनिक मेरे बच्चे हैं। राजमाता ने समस्त भारतीयों और भारतीय राजाओं का आह्वान किया कि वे मराठा सैनिकों के प्राणों की रक्षा करें और उन्हें शरण प्रदान करें। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नांकित हैं। पहला, मराठा सैन्य शक्ति का पराभव। 1 लाख मराठा सैनिकों के मारे जाने के कारण मराठों की सैन्य शक्ति का बहुत ह्रास हुआ। जदुनाथ सरकार ने लिखा है, इस भयंकर संघर्ष में मराठों को बुरी तरह मार खानी पड़ी। संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा सैनिक परिवार बचा हो जिसने पानीपत इस पवित्र संघर्ष में अपना एक सदस्य न खोया हो। दूसरा, मराठा सरदारों में बिखराव हो गया। 1 लाख मराठा सैनिकों को काट डाले जाने के बाद पूरा महाराष्ट्र विधवा मराठा स्त्रियों के करुण क्रंदन से गूंज उठा। मराठों के इस भारी पराजय से पेशवा बालाजी बाजीराव का हृदय टूट गया। 23 जून 1761 को वह भी हृदयाघात से मर गया। उसका पुत्र विश्वासराव पहले ही मारा जा चुका था। ऐसी स्थिति में मराठा सरदारों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं रहा। वे अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। तीसरा, मुगल सत्ता का पराभव हो गया। मुगलों की सत्ता अपने पतन के चरम पर थी, किंतु पानीपत का तृतीय युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मुगल सत्ता का नैतिक पतन भी हो गया। विजय मदमचूर अब्दाली ने हाथी पर बैठकर दिल्ली में प्रवेश किया। उसने आलमगीर को एक साधारण कोठरी में बंद कर दिया। अब्दाली तथा उसके सैनिकों ने शाह आलम और उसके अमीरों की औरतों और बेटियों को लाल किले में निर्वस्त्र करके दौड़ाया और उन पर दिन दहाड़े बलात्कार किए। निकम्मा शाह आलम अब्दाली के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। जब शाह अब्दाली लाल किले का पूरा गर्व धूल में मिलाकर अफगानिस्तान लौट गया, तब मुगल शहजादियाँ पेट की भूख मिटाने के लिए दिल्ली की गलियों में फिरने लगी। अब्दाली के जाते ही उसके वजीर इमाद ने बादशाह की हत्या करवाकर शव नदी तट पर फेंकवा दिया तथा अपहृत कर दिया। बादशाह पैर फिसलने से मर गया। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आलमगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल सल्तनत का लगभग अंत हो गया। मुगलों, मराठों तथा अफगानों के पराभव ने अंग्रेजों के लिए मैदान साफ कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे यद्यपि पूर्ण रूप से हारे, लेकिन उन्होंने फिर से अपना उत्थान किया। मराठा इतिहासकार सरदेसाई का मत है कि यह सोचना कि पानीपत के युद्ध ने मराठों की उठती हुई शक्ति को कुचल दिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग शीघ्र ही पानीपत में हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए उठ खड़े हुए। मराठों ने बहुत कम समय में अपनी क्षति को पूरा कर लिया। 1769 ईस्वी में उन्होंने पुनः नर्मदा को पार किया। राजपूतों, रोहिल्लों, जाटों आदि से कर वसूल किया। बाद में सिंधिया कुछ समय के लिए मुगल बादशाह का संरक्षक भी रहा, परंतु फिर भी मराठे भारत की राजनीति में दोबारा से स्थायी प्रभाव जमाने में सफल नहीं हुए। इसी समय अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भारत में आरंभ हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ स्थानीय राज्यों की आंतरिक राजनीति में किसी न किसी पक्ष की सहायता करके अपना प्रभाव बढ़ाने में प्रयासरत थी। इस समय मद्रास और पांडिचेरी कर्नाटक राज्य में थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बनकर आया। उसने भारत में आते ही अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की व्यापारिक प्रतिनिधिता राजनीतिक प्रतिनिधिता में बदल गई। जिस समय डुप्ले भारत आया, उस समय भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार में था तथा मद्रास अंग्रेजों के। ये बस्तियाँ किलेबंद नगर थे और कर्नाटक के नवाब के राज्य में थे, जिसकी राजधानी अर्काट थी। उन दिनों यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच भयानक प्रतिनिधिता चल रही थी, जिसका प्रभाव अमेरिका तथा एशिया में स्थित दोनों देशों की कंपनियों पर पड़ता था। वॉल्टेयर ने लिखा है, हमारे देश में तोप का पहला गोला छूटने के साथ ही अमेरिका और एशिया की तोपों में भी आग लग जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कर्नाटक के युद्धों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।